हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बेटा हमारा जो एसएसटी है, एसएसटी में सिविक्स है, उसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारी आपराधिक का, है ना, न्यायपालिका। भाई जो हमारी न्यायपालिका है ना, वह किस तरह से कार्य करती है, ये आपका चैप्टर 6 है ना। हमने इसमें जब हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में, है ना, एक स्टोरी के रूप में, एक काल्पनिक स्टोरी के रूप में हमने, है ना, इसको समझा था कि भाई एक घर पर एक मेड काम करती थी, है ना। जो घर की ओनर थी उसका सेट चोरी जाता है, वो इल्ज़ाम किसके नाम लगा देती है, जो उसके है ना, जो लेडी है ना, वर्क करती थी, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देती है। फिर उसको पुलिस ले जाती है ना, उसको सारा प्रोसेस बताया गया था, तो आपने उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुना था। फिर हमारा इसमें अब स्टार्ट है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। भाई किसी भी व्यक्ति पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है ना, वो अपराधी तो तभी साबित होता है ना जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाए, कि जब तक उसके बारे में ना कहा जाए हाँ भाई उसने अपराध किया है, सिद्ध ना हो तो हम उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो पुलिस की इसमें क्या भूमिका होती है ना, इस बारे में हम लोगों ने थोड़ा सूक्ष्म रूप में पढ़ा था कि भाई पुलिस क्या क्या कार्य करी, है ना। भाई पुलिस को हमेशा क्या करना होता है, कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जाँच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए क्या बनाए, कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं, है ना। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही पुलिस को क्या करना चाहिए, है ना, अपने कार्य को करना चाहिए और उसको जांच करनी चाहिए। किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं होता है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई भी सजा नहीं दे सकती है। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को सजा दे। यह तय करने का कार्य किसका होता है, न्यायाधीश का होता है। अब इसमें उनके दिशा निर्देश क्या दिए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार होता है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, उसने क्या अपराध किया है जो उसे गिरफ्तार किया गया है, यह जानने का उसका अधिकार होता है। सेकंड पॉइंट है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, है ना। भाई ये अधिकार है। भाई पहली बात तो उससे कारण बताओ कि भाई उसने क्या अपराध किया जिस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा ये है कि भाई उसने जो अपराध किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। बस उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उसको अननेसेसरी परेशान किया जाना चाहिए। पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भाई जब पुलिस की हिरासत में कोई व्यक्ति है, हाँ, एक बालिया बयान के आरोप में, है ना, भाई उसको जो उसने बयान वगैरह दिया उसकी, है ना, भाई उसे खाली उसके भाई सबूत नहीं मान लेना चाहिए, है ना। भाई खाली यही उसके लिए सबूत नहीं होगा। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में बुलाया नहीं जा सकता। भाई कहते हैं कि कोई बच्चा 15 साल से कम उम्र का या कोई महिला है, खाली उससे क्वेश्चन आंसरिंग, है ना, सवाल जवाब करने के लिए ही उसको नहीं बुलाया जा सकता है। फिर यहाँ पर बॉक्स में मतलब क्या बताया जा रहा है, दिखाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त एवं, है ना, प्रक्रिया तय की हुई है। इन नियमों को DK वासु दिशा निर्देश कहा जाता है। भाई उन्होंने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं, वो तय किए हैं, उन्हें किस नाम जानता है, DK वासु दिशा, है ना, वसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। क्या क्या है। पहला है, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान। कोई भी व्यक्ति है ना, भाई जो जांच कर रहा है, अधिकारी है, पुलिस वाला है, उसकी पहचान होनी चाहिए, पोशाक पर उसकी पहचान होनी चाहिए। नाम, पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। उस पर नाम लिखा, भाई उसके ऊपर नाम किस, भाई एक नाम वो लगा होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई उसका नाम क्या है, उसका क्या पद है, ये सब चीज़ें, है ना, क्लियर होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। वैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या रीजन है, क्या है, ये सब चीज़ें का, है ना, कम्प्लीटली तैयार की जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए।
यानी कि भाई उसका सारा टोटल डिटेल होना चाहिए, जैसे कब है ना, किस तारीख को किस समय गिरफ्तार किया गया, उसका एक गवाह होना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें एक पेपर पर मेंशन होनी चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है उस व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है या तो अपने परिवार वालों को या किसी मित्र को, है ना, जानने वाले को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उससे, है ना, उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में क्या करना चाहिए, जानकारी भेज देनी चाहिए। मतलब उनको एक अधिकार दिए गए हैं कि उन लोगों तक इस बारे में इंफॉर्मेशन, है ना, पहुँच जानी चाहिए। फिर बता रहे हैं वो, आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। पहला है क्या, जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन के लिए क्या कर लिया, पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही नहीं था? क्या इससे डी के वसूल दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठे किए थे? नहीं, उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था, है ना? आपने इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था आपको अभी दिशा से बताए गए हैं और उसके पहले जो इंस्पेक्टर राव के द्वारा क्या क्या किया गया था, है ना, ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उसकी FIR दर्ज कर लेगा? और ऐसे कारण लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने से पुलिस के फैसले को प्रभावित करती है ना? फिर ये पिक्चर शो की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, है ना, प्राथमिकी। FIR क्या होती है आपके? FIR की फुल फॉर्म है प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने के वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। तो कहते हैं ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इनका क्या तरीका होता है ना, वो सब चीज़ें उनका राइट्स होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, वो सब चीज़ें उसमें, है ना, लिखी जानी चाहिए। ठीक बेटा, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उन्हें आप अपने पास नोट करेंगे। बाय, टेक केयर।